अलवर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना के मृतकों को सम्मान के साथ दाह संस्कार कराने के लिए नगर निकायों को इसकी जिम्मेदारी दी है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोरोना के मृतकों का दाह संस्कार सम्मान के साथ कराने के लिए नगर निकायों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अलवर नगर परिषद अब तक 200 से ज्यादा ऐसे अंतिम संस्कार करवा चुका है। एक कर्मचारी आशु अठवाल ने बताया कि एक दिन में उन्होंने 19 दाह संस्कार भी कराए, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। कोरोना से मौत होने पर परिजन भी साथ नहीं खड़े होते, इसलिए राजस्थान सरकार कोरोना संक्रमितों मृतकों का अंतिम संस्कार सम्मान से हो, इसके लिए उन्होंने नगर निकायों को इसकी जिम्मेदारी दी है। अलवर शहर में नगर परिषद के 20 कर्मचारी आयुक्त सोहन सिंह के नेतृत्व में रोजाना कोरोना से होने वाले मौतों का अंतिम संस्कार करने में लगे हैं। अपनी जान की परवाह किए बगैर यह टीम अब तक 200 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार कर चुकी है। आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि इसके लिए शहर में 2 शमशान, तीजकी व एनईबी निर्धारित किए गए हैं। जैसे ही निजी या सरकारी अस्पताल से कंट्रोल रूम को सूचना मिलती है, यहां से टीम रवाना होती है। इसके लिए 2 एम्बुलेंस लगाई गई हैं। राज्य सरकार द्वारा जो सभी नगर निकायों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो कोविड संक्रमित जो मरीज हैं उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उनको हॉस्पिटल से और शमशान तक लाना और उनका सम्मानपूर्वक दाह संस्कार करने की जिम्मेदारी सभी नगर निकायों को राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। इसी क्रम में अलवर नगर परिषद के द्वारा हॉस्पिटल से शमशान तक लाने के लिए नगर परिषद के द्वारा 2 एम्बुलेंस हायर की हुई हैं। वो 2 एम्बुलेंस जो हैं ऑन कॉल खड़ी रहती हैं और तुरंत जैसे ही हमें सूचना मिलती है हम उनको एम्बुलेंस के माध्यम से हमारी जो टीम है जो दाह संस्कार लगी हुई है उससे कर्मचारी जाके और उस जो मृतक का जो बॉडी है उसको हॉस्पिटल से शमशान तक लेके आते हैं। इस काम में हमने बेसिकली 2 शमशान घाटों को स्पेशली चूज़ किया हुआ है। एक तो तीजकी शमशान घाट है, उसमें गैस आधारित सौदागृह भी है, और एक जो प्रतापगंज एनईबी शमशान है उसको चूज किया हुआ है। दोनों शमशान घाटों में नियमित रूप से जो भी डेड बॉडी आती है उनका दाह संस्कार निःशुल्क किया जाता है। इसमें हमारे जो टीम लगी हुई है उसमें लगभग 20 के लगभग लोग हैं और अभी तक 200 के आसपास लोगों मृतकों का दाह संस्कार यहाँ किया जाता है। शव के जिप बैग में पैक कर सीधा शमशान घाट ले जाया जाता है और पीपीई किट पहने कर्मचारी गाइडलाइंस की पालना के तहत अंतिम संस्कार करते हैं। 20 लोगों की टीम अलग अलग शिफ्ट में काम करते हुए सुबह 6 से रात 10 बजे तक इसी सेवा कार्य में जुटी है। इसी टीम से जुड़े आशु अठवाल ने बताया कि अब तक 100 से ज्यादा लोगों का वे अंतिम संस्कार कर चुके हैं। एक दिन में 19 दाह संस्कार भी किए, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। अब तक 100 से ऊपर लोगों का अंतिम संस्कार मैं और मेरी टीम कर चुकी है। आपकी टीम में कितने लोग? मेरी टीम में टोटल हम 20 बंदे हैं। कैसे शिफ्टों में चलते हैं? शिफ्टों में चलते हैं, सुबह 6 से 2, 2 से 10। जो आज आए हैं उनका कल का ऑफ रहेगा, रेस्ट रहेगा। दूसरे दिन फिर दूसरी टीम आती है। आपका काम 2 दिन बड़ा, क्या परिवार में कोई पॉजिटिव हुआ है? किस तरह की सेफ्टी रखते हैं आप? सेफ्टी रखते हैं परिवार में तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी खुद की सेफ्टी रखते हैं। दिन में घर पे नहीं जाते, सुबह निकलते हैं जब घर से तो बीच में घर पे नहीं जाते, शाम को जाते हैं। शाम को जाते हैं, अपनी सेफ्टी रखते हैं, सैनिटाइजर वगैरह, या घर में घुसते ही बाथरूम में जाते हैं, सीधा अपने कपड़े उतार के खुद धोते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, गर्म पानी यूज करते हैं, मास्क वगैरह, किट वगैरह सब चीज़ की सेफ्टी रखते हैं। सोमवार को राज्य सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर रामानंद मार्केट में एक दुकान को सीज किया गया। जिला कलेक्टर द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित कराने हेतु जेसीटी टीम बनाई गई है। जेसीटी टीम प्रभारी उदय सिंह चौधरी ने बताया कि काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि कई दुकानदार पीछे से दुकान खोलकर मिस्त्री लगाकर काम कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन पालना नहीं करने पर रामानंद मार्केट स्थित कमल ऑटो पार्ट्स की दुकान को 3 मई के लिए सीज कर दिया है। रामानंद मार्केट में कमल मोटर्स की दुकान को सीज किया है। कई दिन से शिकायतें मिल रही थी कि कई दुकानें खुलती हैं। आज यहाँ मौका आके देखा तो मौके पर दुकान खुली हुई मिली। मोटर पार्ट्स के सामान बेच रहा था। पीछे गली में इन्होंने मिस्त्री लगा रखे हैं, वो रिपेयर का काम कर रहे हैं, तो इसको 3/6/2021 तक के लिए सीज कर दिया है। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के मामलों में कमी आ रही है, तो अब तीसरी लहर की भी आशंका
तेज हो गई है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण में बच्चों के मामलों में भी तेजी देखी जा रही है। इनमें संक्रमित बच्चों की संख्या भी ज्यादा है। इन मामलों को कोरोना की तीसरी लहर के रूप में देखा जा रहा है। राजस्थान की सरकार से दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 10 दिनों में कोरोना संक्रमण में 250 से ज्यादा बच्चों के मामले सामने आए हैं। इस संक्रमण से बच्चे भले ही संक्रमित हों, लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक किसी भी बच्चे की मौत की खबर नहीं है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की चर्चा तेज है। देश के कई राज्यों में तीसरी लहर को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। अस्पताल में जरूरी सुविधा और बेड की उपस्थिति पर ध्यान दिया जा रहा है। तीसरी लहर में बच्चे संक्रमित हो रहे हैं तो कैसे इन्हें संक्रमण से दूर रखा जाए, इस पर भी सरकार पूरी तरह से चौकन्ना हो गई है। बिजलीघर सर्किल पर सोमवार सुबह करीब 10 बजे एक स्कूटी सवार चाचा भतीजा को एक पिकअप ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों द्वारा राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने लड़की की स्थिति गंभीर होने के चलते उसको जयपुर रेफर कर दिया और उसके चाचा का इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। सामान्य चिकित्सालय पुलिस चौकी इंचार्ज बिहारी लाल ने बताया कि बिजली घर चौराहा पर स्कूटी सवार टाइगर कॉलोनी निवासी शंकर लाल व उसकी भतीजी रितिका बाजार से सामान खरीदकर स्कूटी से अपने घर जा रहे थे। तभी बिजली घर चौराहे पर पिकअप ने टक्कर मार दी। इसमें शंकर लाल के सिर और हाथ में चोट लगी है और उसकी भतीजी के सिर में गंभीर चोट आई है, जिस पर रितिका को डॉक्टर्स ने जयपुर रेफर कर दिया है और शंकर लाल का इलाज ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है। एक शंकर लाल शर्मा जी हैं, सन ऑफ रामस्वरूप शर्मा, जाति ब्राह्मण, ये निवासी टाइगर कॉलोनी के हैं। इनके साथ इनकी भतीजी रितिका वाइफ और हरिचंद शर्मा। तो ये दोनों बाजार से सामान लेकर आ रहे थे, तो पीछे से कोई पिकअप आ रही थी। उस पिकअप वाले कोई तेज गति लापरवाही चला टक्कर मार दी, जिससे मतलब दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जो कि एक ऑटो रिक्शा वाला लेकर आया था। तो लड़की की स्थिति उससे ज़्यादा गंभीर है, वो ठीक है, नॉर्मल है। दोनों को भर्ती करा दिया है। परिजन को टेलीफोन कर दिया, परिजन भी यहाँ पहुँचे हैं। राजस्थान कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल का खेल शुरू हो गया है। वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट उन्हें मनाने में जुट गया है। बताया जा रहा है कि दोनों गुट पर्दे के पीछे लगातार सक्रिय हैं। वहीं दूसरे 6 दिन बीत जाने के बाद भी विधानसभा स्पीकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे और फिर धरने के बाद कांग्रेस आला कमान एक्शन में आ गए हैं, जिसके बाद उन्हें पायलट और गहलोत कैंप की ओर से मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं हेमाराम चौधरी का धरना लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। बताया जा रहा है कि इस्तीफे को लेकर जल्द ही हेमाराम चौधरी नया ऐलान भी कर सकते हैं। राजस्थान के सियासी गलियारों में चल रही चर्चा की माने तो हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद हाई कमान को अन्य विधायकों के भी बागी होने का डर सता रहा है। दरअसल राजस्थान में पायलट जल्द ही कैबिनेट विस्तार चाहते हैं, लेकिन गहलोत खेमा लगातार कोरोना के बहाने इसे टालने की कोशिश में है। हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद से ही राज्य में पॉलिटिकल टेंशन शुरू हो गया है। अलवर के महिला चिकित्सालय में पिछले 1.5 महीने से सोनोग्राफी मशीन खराब होने के चलते प्रसूताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिला चिकित्सालय से प्रसूताओं को एम्बुलेंस में बैठाकर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में लाकर सोनोग्राफी करवाई जा रही है। राजीव गांधी अस्पताल में एक ही सोनोग्राफी मशीन है, जहां पर पहले से सोनोग्राफी करवाने वालों की मरीजों का भार बहुत ज्यादा है और अब प्रसूताओं के यहां आने से और भी भार इस सोनोग्राफी मशीन पर आ गया है। यहां पर भी प्रसूताओं को घंटों तक सोनोग्राफी करवाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। महिला अस्पताल में सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टरों ने मशीन खराब होने की सूचना अस्पताल पीएमओ सुनील चौहान को दे दी है। इस मामले में पीएमओ ने सोनोग्राफी मशीन करने वाले इंजीनियर को आगे कंप्लेंट बुक करा दी और जल्द ही इंजीनियर आकर मशीन को ठीक करेंगे। सवाल यह है कि आज के इस कोरोना काल में जब तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है और वहां बच्चों को लेकर भी एक बड़ा खतरा सामने नजर आ रहा है, ऐसे में एक सोनोग्राफी मशीन का खराब होना एक बड़े सवाल पैदा करता है, वो भी जब 1.5 माह से यह मशीन खराब पड़ रही है और अब तक ठीक नहीं हो पाई। यह एक बड़ा सवाल चिकित्सा प्रशासन पर जरूर खड़ा करता है। इसकी जो कंप्लेंट है ऑनलाइन पोर्टल पे, जो KTPL पूरे राजस्थान में ई उपकरण के मशीनों का रखरखाव करता है, मेंटेनेंस करता है, उसमें शिकायत दर्ज करा दी गई थी, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया कि कंपनी का इंजीनियर आएगा। उसमें हमने रिमाइंडर्स भी दिया है और इंजीनियर्स आने के बाद वो अति शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। इसके लिए अल्टरनेट में हमने जो भी महिलाएं या प्रसूता है जिनका सोनोग्राफी होना है, उनको सामान्य चिकित्सालय में एम्बुलेंस द्वारा लाकर और उनका
सोनोग्राफी किया जाता है। राजस्थान में कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन को बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं। राजस्थान में अब 8 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार राज्य में त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन रहेगा। राजस्थान में 24 मई सुबह 5 बजे से 8 जून सुबह 5 बजे तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन लागू किया गया है। वहीं सार्वजनिक स्थल और कार्य स्थल पर फेस मास्क व फेस कवर नहीं लगाने पर जुर्माना राशि 500 रुपए से बढ़ाकर अब 1000 रुपए कर दी गई है। लॉकडाउन के दौरान डेयरी और दूध की दुकानों, मंडियां, फल सब्जी, फूल माला की दुकानों व फल सब्जी के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा व मोबाइल वैन के माध्यम से बिक्री को छोड़कर बाजार शुक्रवार 28 मई दोपहर 12 बजे से मंगलवार 1 जून सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे। फिर शुक्रवार 4 जून दोपहर 12 बजे से मंगलवार 8 जून सुबह 5 बजे तक यह सब बंद रहेगा। राज्य में विवाह समारोह 30 जून 2021 तक स्थगित कर दिए गए हैं। विवाहों से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी। विवाह घर पर या अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही शामिल हो पाएंगे, जिसकी सूचना government.in पर या हेल्पलाइन नंबर 181 पर देनी होगी। हालांकि श्रमिकों के उद्योग एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में काम करने की अनुमति होगी। श्रमिकों को आवागमन में दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार की ओर से ट्रांजिट पास सेल्फ जनरेट किया जा सकेगा। कर्मचारियों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन होगा, लेकिन निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुलेंगी। खेड़ली कस्बा थाना पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी सज्जन कुमार ने बताया कि 26 फरवरी को विश्राम पुत्र गिरिराज जाति गुर्जर निवासी चुलछेरा थाना खोब जिला भरतपुर ने मामला दर्ज कराया था कि उसकी बेटी राजू की देवी सिंह पुत्र पूरण सिंह निवासी नंगला गुर्जर तन सौखरी थाना खेरली के साथ 8 साल पहले हुई थी, जिसके बाद राजू को ससुराल वाले लगातार दहेज के लिए परेशान करते रहे। आखिर एक दिन उनकी बेटी के पति और परिवार वालों ने केरोसिन डालकर उसको जला दिया, जिसकी इलाज के दौरान बाद में मौत हो गई थी। आरोपी पति मौके से फरार हो गया था। वहीं पुलिस ने उक्त प्रकरण में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी, जिसके तहत आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 26 फरवरी 2021 की घटना है। नंगला गुर्जर में महिला को केरोसिन तेल से जलाने की एक FIR दर्ज हुई थी। महिला का दौरान इलाज SMS में देहांत हो गया था, जिस पर हमें धारा उसमें 302 IPC का इजाफा किया गया था। मृतका के पिताजी ने मृतका के पति और उसके सास ससुर के खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवाया था। उसमें कार्रवाई करते हुए हमने आज मृतका के पति देव गुर्जर निवासी नंगला गुर्जर को गिरफ्तार किया। 24 मई को अजमेर पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए ब्यावर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के एक गोदाम से करीब 5.25 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित नशीली दवाइयां और इंजेक्शन बरामद किए हैं। यह कार्रवाई जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की सूचना पर की गई। 23 मई को भी जयपुर में ऐसी ही दवाइयों और इंजेक्शन को जब्त किया गया था। इनकी कीमत भी करीब 5 करोड़ रुपए आंकी गई थी। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि रामगंज पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर के गोदाम पर छापा मारकर 114 कार्टून जब्त किए हैं। इन कार्टून में नशीली दवाइयां ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड 100 mg, ट्रामाडोल इंजेक्शन 50 mg, ट्रामाडोल कैप्सूल 50 mg, ट्रामाडोल टैबलेट 50 mg की जब्त की गई है। इसी प्रकार अल्प्राजोलाम 1 mg की टेबल भी जब्त की गई है। इन सभी टैबलेट्स और इंजेक्शनों की कीमत करीब 5.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके लिए अजमेर के सहायक औषधि नियंत्रक ईश्वर सिंह यादव का सहयोग भी लिया गया। SP शर्मा ने बताया कि जब्त सभी दवाइयां प्रतिबंधित हैं और NDPS एक्ट के दायरे में आती हैं। प्राथमिक जांच में अभी तक भी इन दवाइयों की बिलिंग की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस ने मौके से गोदाम के केयरटेकर मोबिन और कालू नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जबकि मास्टरमाइंड राहुल चौहान और गोदाम मालिक लतीफ की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि राहुल चौहान ने ही गोदाम को 3000 रुपए मासिक किराए पर ले रखा था। SP शर्मा ने माना कि इतनी बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयों के स्टॉक के पीछे एक बड़ा गिरोह सक्रिय है। यही वजह है कि इस गिरोह तक पहुंचने के लिए पुलिस तत्परता से
काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। नशीली दवाइयों का कारोबार समाज के लिए बेहद हानिकारक है, इसलिए सरकार ने ऐसी दवाइयों को NDPS एक्ट के दायरे में रखा हुआ है। उन्होंने बताया कि ऐसी अनेक दवाएं जब्त की गई हैं जिनकी बिक्री का विवरण मेडिकल स्टोर वालों को रखना होता है, लेकिन अभी इन दवाओं की खरीद के स्थान की जानकारी एकत्रित की जा रही है। अजमेर के स्टेशन रोड स्थित विमला मार्केट में दवाइयों का थोक कारोबार होता है। इस मार्केट में बड़ी कंपनियों के थोक विक्रेता अपना गोदाम और ऑफिस संचालित करते हैं। नशीली दवाइयों की जब्ती के बाद पुलिस ने विमला मार्केट के कुछ विक्रेताओं से भी पूछताछ की है। हालांकि जिन कंपनियों की दवाइयां जब्त की गई हैं वे कोई नामी कंपनियां नहीं हैं। असल में ऐसे कंपनियों के द्वारा तैयार नशीली दवाइयों का उपयोग ही युवा वर्ग करते हैं। पिछले दिनों अजमेर के पुष्कर में भी नशीली दवाइयों के इंजेक्शन जब्त किए गए थे। जानकारों की माने तो नशीली दवाइयों के कारोबार का अजमेर ट्रांजिट पॉइंट होता है। जानकारों की माने तो नशीली दवाइयों के कारोबार का अजमेर ट्रांजिट पॉइंट हो सकता है। ट्रांसपोर्ट नगर शहर से बाहर ब्यावर रोड पर बना हुआ है। क्योंकि अभी ट्रांसपोर्ट नगर में कंपनियों के दफ्तर पूरी तरह शिफ्ट नहीं हो पाए हैं, इसलिए यह आमतौर पर सूनापन यहां छाया रहता है। इस स्थिति का फायदा उठाकर ड्रग्स के कारोबारियों ने यहां गोदाम बनाया है। पुलिस अब इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि गोदाम से कब से नशीली दवाइयों का कारोबार किया जा रहा था। चिकित्सा प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। विभाग की लापरवाही के चलते एक 33 वर्षीय नौजवान कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। दरअसल अलवर के 200 फीट रोड निवासी राहुल का कोरोना संक्रमण के चलते एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया। सामान्य चिकित्सालय से क्रिटिकल सपोर्ट सिस्टम की एम्बुलेंस को परिजनों ने बुक किया और जयपुर के लिए रवाना हो गए। लेकिन दौसा पहुंचने से पहले 3 किलोमीटर पहले ही एम्बुलेंस में रखे दोनों सिलेंडर में गैस खत्म हो गई। परिजनों ने दौसा पहुंचकर अस्पताल से गैस सिलेंडर लेने के प्रयास किए, लेकिन व्यवस्था होते होते राहुल ने दम तोड़ दिया। जिला प्रशासन द्वारा इसमें लापरवाही को देखते हुए जांच कमेटी बनाई है कि आखिर एम्बुलेंस में गैस खत्म होने के पीछे किसकी लापरवाही है। इसी संदर्भ में आज पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल ने जिला कलेक्टर को व मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर इस मामले में दोषी कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने के साथ ही मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। शहर के युवा होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल शर्मा, जिसकी उम्र केवल 33 वर्ष थी, उसको अलवर से जयपुर ट्रांसफर शिफ्ट करते टाइम एम्बुलेंस में ऑक्सीजन गैस खत्म हो जाने के कारण से उस बच्चे ने अपना जीवन समाप्त हो गया, उसका जीवन। और बड़े अफसोस और आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस वो वेंटिलेटर वाली होती है और उसमें पर्याप्त गैस होनी चाहिए, ऑक्सीजन। 2 सिलेंडर उसमें रखे हुए थे। दौसा के पास जब एक सिलेंडर जो चल रहा था उसमें एम्बुलेंस में, उसकी गैस खत्म हुई तो जब वो कंपाउंडर साथ थे, उन्होंने जब सिलेंडर बदलने के लिए दूसरा सिलेंडर देखा तो वो खाली था। इस क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस में मरीज को शिफ्ट करके उसको रवाना करने से पूर्व जो भी नोडल ऑफिसर हैं सामान्य चिकित्सालय के, क्योंकि सरकारी एम्बुलेंस थी, उनको या पीएमओ के जो भी इस काम के लिए अधिकृत कंपाउंडर या डॉक्टर है, उनको चेक करना चाहिए था कि इसमें गैस कितनी है। ये ना तो ड्राइवर की जिम्मेदारी है और ना किसी अन्य की जिम्मेदारी है, ना परिजन की जिम्मेदारी है। परिजन वैसे ही परेशान होते हैं। एक 33 साल के युवा होनहार व्यक्ति बच्चे की डेथ हो जाना, जिसके मात्र 3 साल की बच्ची है, 6 वर्ष मात्र शादी को हुए, अलवर के पूरे शहर के लिए निश्चित रूप से ये एक बहुत शोक का विषय है। इसमें जिस तरह से मैंने देखा है, 2 दिन से बड़ी बड़ी खबरें पूरे राजस्थान में या अलवर में तो छपी रही हैं, उनको देख के हम सब लोग उसी टाइम से द्रवित हैं। मैंने अपने बच्चे को 15 साल से सींच कर वहाँ भेजा। 15 साल से वहाँ सींच रहे थे ओलंपिक तक भेजने के लिए, लेकिन उसने है ना ओलंपिक में जाने से पहले क्या जाल बिछा कर हमारे बच्चे के साथ क्या किया है। मीडिया इस पूरी बात को उजागर करे है और हमें न्याय दिलाए। पुलिस की पूछताछ में सुशील व उसके साथी अजय ने खुलासा किया है कि दोनों गुटों के बीच विवाद फ्लैट के किराए को लेकर था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मॉडल टाउन स्थित एक फ्लैट सुशील की पत्नी के नाम से है। सुशील ने इसे सागर व अन्य को
किराए पर दिया हुआ था। सागर ने फ्लैट का किराया 2 माह से नहीं चुकाया था। इसी पर विवाद शुरू हुआ था। पुलिस अब घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में लगी है। दूसरी ओर वरिष्ठ अधिकारी एवं हाई प्रोफाइल मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पता चला कि 4 मई की रात सुशील कई साथियों के साथ मॉडल टाउन के फ्लैट के नीचे पहुंचा था। बताया जाता है कि उसके साथ कुछ अपराधी भी थे। सुशील के साथियों के बुलाने पर सागर और उसके दोस्त बाहर आए और उन्हें करीब आधा दर्जन कारों में बैठा लिया गया। इसके बाद सभी को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। यहाँ दोनों गुटों में जमकर विवाद हुआ। बताया जाता है कि यहाँ काला जठेड़ी गिरोह के कुछ बदमाश भी थे। इन लोगों ने हवा में कई गोलियां चलाई। सुशील व उसके साथियों ने सागर व अन्य को लाठी डंडों और हॉकी से पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान सागर के एक साथी ने मौका देकर पीसीआर को कॉल कर दिया। पुलिस पहुंची तो सुशील समेत बाकी पहलवान भाग चुके थे। अगले दिन सागर की मौत का पता चलते ही सुशील मॉडल टाउन स्थित अपने घर से सुबह 9:30 बजे निकल गया। सबसे पहले वह शालीमार बाग इलाके में एक जानकार के पास गया। वहां से यूपी के मुजफ्फरनगर निकल गया। इसके बाद वह उत्तराखंड भी गया। फिर वह कभी यूपी, कभी हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में ठिकाने बदलता रहा। छानबीन में पुलिस को पता चला है कि बाहरी दिल्ली के रहने वाले एक शख्स ने सुशील और उसके साथियों को 10 सिम उपलब्ध कराए हैं। इसकी मदद से वे लगातार इंटरनेट कॉलिंग कर अपने नजदीकियों से संपर्क में रहा। पुलिस सूत्रों का दावा है कि शनिवार को सुशील के पास रुपए खत्म हो गए थे। रविवार को वह रुपए लेने दिल्ली आया और पुलिस के जाल में फंस गया। उधर फोरेंसिक जांच के दौरान प्रिंस दलाल के मोबाइल से मिला वीडियो भी सही पाया गया। सूत्रों का कहना है कि यह वीडियो इसलिए बनाया गया था कि पहलवानों के बीच सुशील की धाक जमी रहे।